औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम शुरू करने जा रहे हैं बीबीए इकोनॉमिक्स। चलो जनाब, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरी 5वीं वीडियो है जो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आगे आपका चैप्टर नंबर 2 जिसके ऊपर पूरा का पूरा बेस करेगा वो, लेकिन सबसे आसान, इंतहाई आसान टॉपिक। ठीक है। उसके बाद है हाउ टू मेक ग्राफ। क्या हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब हमें कोई डेटा दी गई हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा रखी है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसमें से ग्राफ कैसे बनाऊंगा। ग्राफ आपको पता होगा कुछ इस तरीके की अजीबोगरीब लाइनें होती हैं, अजीबोगरीब शक्लें होती हैं। ये शक्लें कैसे बनाई जाती हैं, वैसे तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, ज्योमेट्री के अंदर आपको ग्राफ बनाना सिखाए जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर भी ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। बस आपको ये देखना होगा कि आज का टॉपिक आपसे छूट ना पाए। अगर एक मरतबा रिपीट करने में समझ में नहीं आता तो आपको उसको दूसरी मरतबा देख लीजिएगा वीडियो को। पर ये हो कि आप जब इस वीडियो को देखें तो कम से कम ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये है क्या। ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं ये देखें। ये टॉपिक कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, अच्छा नाम से देखो जाहिर है अपॉर्चुनिटी का मतलब पता है मौका। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब वो नहीं, अकाउंटिंग वाली कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब ऐसा समझ लें कि कीमत। ठीक है। आपने कभी मूवी में डायलॉग सुना हो कि अगर आप तुम मुझसे पंगा लोगे तो इट विल कॉस्ट योर लाइफ। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा, यानी मौत। तो भाई मुझसे पंगा लेना, जो इसकी जो कीमत है वो तुम्हारी जिंदगी जा सकती है। तो यहाँ पर कॉस्ट का मतलब है कीमत। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आपको एक मौका मिला, अब आपने उसे गवा दिया उस, तो वो जो गवा दिया है चीज उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन फिर भी हम इसकी डेफिनेशन से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मेजर्ड, हम मालूम कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच फॉरगॉन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट। यानी कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो चीज आपने गवाई है, जो मौका आपने गवाया है, वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जिस टाइम अपने रीडिंग के दौरान, जहाँ जब ये टॉपिक में पढ़ने जा रहा था, तो उस वक्त ये था कि भाई क्रिकेट का मैं बड़ा शौकीन हूँ। ठीक है। तो उस वक्त ये था कि मेरे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है। तो मैंने अपने टीचर से सलाह ली कि सर मुझे ये बता दें कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मेरे टीचर ने सलाह दी, बेटा आज का जो टॉपिक है ना वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आगे चल के अगर मैं कोई फैसले वगैरह लेता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमने उठाया। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन था, यहाँ तो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास को रखूं, यानी मैं क्या करूं, क्लास को छोड़ दूं और क्रिकेट खेलने चला जाऊं। अच्छा, क्रिकेट भी हमारी एकेडमी की तरफ से था, बड़ा टूर्नामेंट था और उसमें सेमीफाइनल था। ठीक है। तो लेकिन जो कि अब एक टीम के लिए 11 लोगों के लिए पूरी एकेडमी तो बंद नहीं हो सकती ना। तो टीचर ने मुझे कहा कि भाई आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हैं तो वहां चले जाएं, मैच खेलें, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ के पढ़ें, कोई मसला नहीं। तो मैंने क्या किया, बड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने कहा भाई मैं क्लास को चूज करूंगा। तो उस टाइम हमने ये टॉपिक पढ़ा था और वहां पर मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि अब देखो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि भाई देखो, तुम इस वक्त क्लास में मौजूद हो, तो तुम जब क्लास में मौजूद है तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है। यहाँ तो तुम जा सकते थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन तुम नहीं गए, तुमने क्लास में आकर अपनी क्लास ली। तो मतलब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी, क्रिकेट का वो फन, वो मजा जो वहां पर सेमीफाइनल में होता, तुमने वो मिस कर दिया। तो तुमने इस क्लास को हासिल करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर की, यानी जो तुम्हें मौका मिला था, जो अब तुम्हें इस क्लास की कीमत के तौर पर चुकाना पड़ रहा है, वो क्या है, वो तुम्हारी क्रिकेट की मैच थी। सेम केस विद क्रिकेट, अगर मैं क्लास नहीं लेता, मैं क्रिकेट की तरफ चला जाता, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ पाता, तो फिर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनती, क्लास का मिस हो जाना। ठीक है। क्लास का मिस हो जाना मेरी क्या बन जाती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती। तो भाई एक चीज आप दिमाग में बड़े फोकस के साथ रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं है जो तुमने हासिल किया है, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो तुमने गवाया है किसी भी बेस्ट अल्टरनेटिव को हासिल करने के लिए। अल्टरनेटिव में बता चुका हूँ रिसोर्सेज वाले चैप्टर में तफसील के साथ, अल्टरनेटिव किसे कहते हैं, जो एक चीज दो तीन जगहों पर इस्तेमाल हो सके उसे हम कहते हैं कि इस चीज का अल्टरनेटिव है कोई ना कोई। तो भाई जो अल्टरनेटिव तुमने हासिल किया है, उस अल्टरनेटिव को हासिल करने के लिए, ऑब्टेन इट, उसको हासिल करने के लिए जो तुमने फॉरगोन किया, गवा दिया, वो तुम्हारी क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा वही होगी जो तुमने गवाया है, जो तुमने हासिल किया है वो नहीं, जो तुमने गवाया है वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। आयोग की इस डेफिनेशन में कोई भी सवाल नहीं होगा।
अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला है कि भाई चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, सॉरी चेंज इन वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन एक्स, यानी वाई में कितनी तब्दीली हुई उसको एक्स में कितनी तब्दीली उसके साथ डिवाइड करवा दो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगी, तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और सुने जरा सर, ये चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है? चेंज निकलता है हमेशा y2 में से y1 माइनस करवाओ। सर y2 y1 हमें समझ में नहीं है, ये बात आप क्लियर करवा दें हमें। सुनो जरा, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको आपके वालिद साहब देते हैं 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ये जाओ शॉप से कुछ चीजें खरीद कर लेकर आओ, कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट है, कोई चॉकलेट है, कोई भी चीज है जो आप दुकान से खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है। इस वक्त जब आपको आपके वालिद साहब ने पैसे दिए, तो इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे हो गए? इनिशियल इनिशियल यानी शुरुआती आपके पास आपके जेब में कितने पैसे हैं? आपके जेब में इस वक्त 50 रुपए। दुकानदार के पास गए, वहां से कुछ खरीदा, वहां पर कॉस्ट लगी 20 रुपए की, और दुकानदार ने आपको 30 रुपए वापस दे दिए। तो बताओ फाइनल वैल्यू, यानी आपके दिमाग में आपके सॉरी जेब में इस वक्त सॉरी दिमाग बोल रहा मैंने, तो आपके जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? तो आप बोलोगे सर इस वक्त 30 रुपए हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ चेंज कितने से आया, तब्दीली कितने से आई, तो तुम क्या करोगे? फाइनल वैल्यू उठाओगे यानी 30, उसमें से माइनस कर दोगे इनिशियल वैल्यू यानी 50। तो 30 में से 50 गए तो बचे 20, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस का वैल्यू बड़ा है, तो बचे कितने? माइनस के 20। ये माइनस साइन शो करती है कि तुम्हारी जेब से आउटफ्लो हुआ है, यानी तुम्हारी जेब से पैसे गए हैं, अंदर नहीं आए। और कितने गए हैं? 20 रुपए गए हैं। तो चेंज कितने से आया? 20 रुपए से आया, माइनस के 20 रुपए से। तो वही चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। देखो तुम जब कोई चीज हासिल करोगे तो तुमने गवाया क्या, चेंज कितने से आया तुम्हारे पास, तो वो तुम कैसे निकालोगे? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करवा दोगे। तो y2 कहलाएगी फाइनल वैल्यू, y1 कहलाएगी इनिशियल वैल्यू। सेम तरीके से x2 कहलाएगी फाइनल वैल्यू, x1 कहलाएगी इनिशियल वैल्यू। अब ये y और x का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों आया, ये आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रखो, थोड़ा सा नीचे आओ। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका फायदा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फायदा क्या है? तो भाई सबसे ज्यादा फायदा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है। सबसे बेहतरीन फायदा इसका यही है कि ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है। जैसे मैंने ऊपर बात कर दी क्रिकेट और क्लास के दरमियान, तो मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे क्या चीज गंवानी है, क्या चीज हासिल करनी है, तो मैंने वहां पर एक डिसीजन लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प करती है। अब इस चीज को दोबारा से समझाता हूँ एक तफसील से एग्जाम्पल के साथ। मैंने एग्जाम्पल बनाई है, हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर बबलू। मिस्टर बबलू को उसके अबू ने दिए हैं 100 रुपए। अब मिस्टर बबलू को दो चीजें पसंद हैं, या तो मिस्टर बबलू खरीदेगा चॉकलेट इन 100 रुपए में से, या तो मिस्टर बबलू खरीदेंगे टॉफी इन 100 रुपए में से। अगर वो चॉकलेट खरीदेगा तो उसको एक चॉकलेट पड़ेगा 20 रुपए का, और अगर वो टॉफी खरीदेगा तो उसकी एक टॉफी पड़ेगी उसको 5 रुपए की। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है। अब जब वो वहां जाएगा दुकानदार के पास, तो वो क्या खरीद सकता है, कितनी चीजें खरीद सकता है वहां पर, ठीक है। तो मैंने लिखे कॉम्बिनेशन, यानी बबलू क्या खरीदना चाहेगा, जो वो कॉम्बिनेशन उठाएगा उसमें चॉकलेट कितने होंगे, उसमें टॉफीज कितनी होंगी, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो भाई आ जाओ, पहला है कॉम्बिनेशन ए। बबलू क्या करे, कोई भी चॉकलेट नहीं खरीदे, 20 की 20 टॉफियां खरीदे। तो भाई जब मैं आ गया, मैंने कहा भाई 100 रुपए इसके टोटल है, 20 रुपए की एक टॉफी, सॉरी 5 रुपए की एक टॉफी, तो कितनी टॉफी खरीदेगा? 20 टॉफीज खरीदेगा। तो भाई मैंने क्या किया, बबलू अपने सारे के सारे 100 रुपए जो है वो टॉफीज के ऊपर खर्च कर दे। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनी, क्यों? क्योंकि अभी तक बबलू ने कुछ गवाया नहीं है। एक दिमाग में एक चीज थी कि मुझे टॉफीज खरीदनी है, वो आया दुकान के ऊपर, उसने 100 रुपए की टॉफीज खरीदी, जिसमें उसको 20 रुपए की 20 टॉफीज मिली, ठीक। अभी तक उसने कुछ गवाया नहीं, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। कॉम्बिनेशन बी, बबलू वहां पर दुकान में बैठा तो उसको एक ख्याल आया, यार क्यों ना मैं दोनों चीजें खरीदता हूँ, चॉकलेट भी तो मुझे पसंद है ना। तो बबलू ने कहा अगर मैं एक चॉकलेट खरीदता हूँ तो मैं कितनी टॉफीज खरीद पाऊंगा। तो जब एक चॉकलेट खरीदेगा तो 100 में से 20 रुपए निकालो, बाकी बचे 80 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से अब इसको 16 टॉफियां मिलेंगी, यानी एक चॉकलेट खरीदने के लिए इसने कितनी टॉफियां गवाई? 4 गवाई। तो ये देखो, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, यानी एक जो है वो चॉकलेट खरीदने के लिए 20 टॉफियां बबलू को गंवानी पड़ेंगी। बबलू ने कहा चलो, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है? भाई हाँ और ऑप्शन भी है, देखो। बबलू ने कहा चलो एक सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, अगर मैं 2 चॉकलेट खरीदता हूँ तो मेरे पास कितनी टॉफीज आएंगी? भाई 12 आएंगी। 100 रुपए थे, 2 चॉकलेट खरीदेगा, 40 रुपए निकल जाएंगे, बाकी 60 रुपए में इसकी 12 टॉफीज आ जाएंगी, 5 रुपए के हिसाब से। अभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? 4:1, यानी बबलू ने क्या किया, बबलू ने क्या किया, एक चॉकलेट इजाफी लेने के लिए, यानी इस कॉम्बिनेशन से हटाए, ठीक है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन से एक और चॉकलेट बनाने के लिए उसको 4 टॉफीज और क्या करनी पड़ेंगी? गंवानी पड़ेंगी।
अच्छा, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर पहले तो मतलब 20 थी और 20 से 12 की तरफ आ रहे हैं। भाई ये ए का बी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, या ए का सी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर बी का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो बी में कितनी ट्रॉफियां थी, 16, 16 से कितनी हो गई 12, तो कितने गवाई 4। बी में कितने चॉकलेट थे, एक, एक से कितने कर रहा है 2, तो कितने, कितना चॉकलेट बढ़ाए, एक बढ़ाए, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी, 4:1। सर अगर ये ए कॉम्बिनेशन को सी कॉम्बिनेशन से कंपेयर करवाओ, हाँ भाई बिल्कुल करवा दो, 2 चॉकलेट खरीदेगा तो 8 टॉफियां गवाएगा। लेकिन अगेन ये रेशो को जब तुम सोल्व करोगे तो 1:4 रेशो आ गया दोबारा से। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कॉम्बिनेशन को बस कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं सी को कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, डी के साथ। जब बबलू एक और टॉफी बढ़ाएगा, एक और चॉकलेट बढ़ाएगा सॉरी, तो 4 टॉफियां और गंवानी पड़ जाएंगी उसे। सेम तरीके से अगर वो तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ भी आता है तो बबलू को एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए 4 टॉफीज और गंवानी पड़ेंगी। फिर एफ कॉम्बिनेशन की तरफ आएगा तो एक चॉकलेट बढ़ने के लिए कोई भी टॉफी खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो ये बबलू के पास तो तकरीबन कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन हैं। इन 6 के 6 कॉम्बिनेशन में से बबलू कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठाकर और अपने 100 रुपए के जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने लिए कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करेगा। अगर उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो वो ज्यादा चॉकलेट की तरफ जाएगा, टॉफियां कम खरीदेगा। अगर उसको टॉफी ज्यादा पसंद है तो वो कम चॉकलेट की तरफ जाएगा, टॉफी ज्यादा खरीदेगा। लेकिन अगर उसको दोनों चीजें पसंद है तो वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिसमें दोनों चीजें सही हो। जैसे यहाँ पर हमें ई सही लग रहा है, 4 चॉकलेट ले लो 4 टॉफीज ले लो, दोनों चीजें बराबर बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये थे बबलू के पास क्या थे, कॉम्बिनेशन थे। तो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर मैं चॉकलेट बढ़ाता जा रहा हूं तो बदले में मुझे कोई चीज गंवानी भी पड़ रही है, जो मैं टॉफीज गंवा रहा हूं। तो ये टॉफीज क्या होगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है भाई, कोई भी अल्टरनेटिव चूज करने के लिए अगर मैं ए अल्टरनेटिव की जगह में सी कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, सी अल्टरनेटिव उठाता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चीज गंवानी पड़ रही है। तो जो चीज मैं गवाऊंगा वो मेरी चीज क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना ही था। क्या था भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, कोई भी चीज हासिल करने के लिए जो चीज तुम गवा रहे हो वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब मैं इसको जरा ट्रीट करता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मैं जरा इसको साफ कर दूं, बहुत कचरा हो चुका है पहले ही। अच्छा जनाब, ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इसका क्या डायग्राम। अब जब तुम लोग डायग्राम बनाओगे ना तो तुम्हारे पास स्केल मौजूद होना लाजमी है। अब यहाँ पर तो मेरे पास स्केल नहीं है तो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि डायग्राम के अंदर मैं एक्स एक्सिस पे क्या रखूं। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नीचे वाली, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वाली कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ज्योमेट्री के अंदर अगर कभी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो, कभी आपको अगर टीचर ने पढ़ाया हो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने चूज करनी पड़ती है कि भाई मैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखूंगा, मैं वाई एक्सिस के ऊपर क्या रखूंगा। ऊपर आते हैं, मैं मान लेता हूं चॉकलेट को एक्स। ठीक है, मैं चॉकलेट को मान लेता हूं एक्स, और मैं वाई मान लेता हूं टॉफीज को। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, यहां पर वैल्यूज पुट करोगे। यहां से जहां से ये डायग्राम स्टार्ट होता है, जहां से डायग्राम स्टार्ट होता है इसको कहा जाता है वैल्यू 0। ठीक है, अब आगे देखो, एक्स एक्सिस पे चॉकलेट की मैक्सिमम वैल्यू है 5, यानी 1 से लेकर 5, तो 0 से लेकर मैंने एक डॉट लगाया 1 2, 2 चॉकलेट खरीदूंगा तो 3 चॉकलेट खरीदूंगा तो ये आएगा, 4 चॉकलेट खरीदूंगा तो ये आएगा, और 5 चॉकलेट खरीदूंगा तो ये आएगा। सेम केस फिर इसके साथ करते हैं भाई, यहाँ पर करते हैं 4। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन, फिर ये आ गया 8, फिर उसके बराबर में लेकर जाता हूँ इसको 12, फिर मैं लेके जाता हूँ इसको 16, फिर मैं लेके जाता हूँ इसको 20 के ऊपर। अच्छा, जब बबलू कॉम्बिनेशन ए की तरफ आएगा तो उसको चॉकलेट खरीदने पड़ेंगे 0 और टॉफियां खरीदनी पड़ेंगी 20। तो भाई एक्स एक्सिस पे 0 कहां पर है, एक्स एक्सिस पे 0 है यहाँ पर। ठीक है, मैं रंग चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एक्स एक्सिस पे 0 हो गए यहाँ पर, लेकिन वाई एक्सिस पर अगर आप देखो तो टॉफियां कितनी खरीद रहा है 20, तो वाई एक्सिस में 20, तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट क्या बना, एक्स एक्सिस के लिए 0 और वाई एक्सिस के लिए क्या है 20, तो पहला पॉइंट बना ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो जरा, कॉम्बिनेशन बी खरीदेगा तो क्या होगा, चॉकलेट खरीदेगा एक और 16 टॉफियां खरीदेगा। तो भाई अगर मैं चॉकलेट खरीदता हूँ एक, तो ये एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए मुझे।
और टॉफियां खरीदेगा 16 तो वाई एक्सिस पर यहाँ। अब देखो ये दोनों कहां पर मिलेंगे, 16 एक्सिस, 16 टॉफीज और एक चॉकलेट। तो ये मेरा बना दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया, जहां पर एक्स और वाई आपस में मिलेंगे वो आपका पॉइंट कहलाएगा, आपके कॉम्बिनेशन का पॉइंट। ठीक है, तीसरी की जरा 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 देख लो नजर। कहता है कि भाई चॉकलेट कितने खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, तो टॉफियां मुझे कितनी मिलेंगी, 12 मिलेंगी। तो एक्स एक्सिस में मैंने चॉकलेट रखे हुए दो, ये रहा, और 12, तो दोनों को आपस में मिलाओ। ये मेरा बना तीसरा पॉइंट, जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी मिटा दिया। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, देख लो। डी, तीन चॉकलेट खरीदूंगा दो, 8 टॉफीज। तो भाई ये रहा 3, ये रहा 8, जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे वहां पर हमारा बन गया पॉइंट, और मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम मेरा हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने, क्योंकि मैंने एक अज्यूम मतलब किया हुआ है वैल्यूज को। ठीक है, आप क्या करोगे, आप प्रॉपर स्केल उठाओगे, फिर उस प्रॉपर स्केल के ऊपर यहाँ पर स्केल रख के इसको नापोगे, ताकि सबका डिस्टेंस बराबर बराबर बटे। जैसे 1 का 0 से लेकर 1 तक बराबर डिस्टेंस हो, 1 से लेकर 2 तक बराबर डिस्टेंस हो, 2 से लेकर 3 तक बराबर डिस्टेंस हो, तो आप क्या करोगे, स्केल के ऊपर जो लिखे हुए थे ना सेंटीमीटर्स, उसमें वो ट्रीट कर लो। यानी 0 से लेकर 4 तक 1 सेंटीमीटर ट्रीट कर लो, 4 से लेकर 8 तक 2 सेंटीमीटर, 8 से लेकर 12 तक 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या करोगे 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, और 1 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा करोगे ना, तो आपका एक मतलब जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। एक्यूरेट डायग्राम भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक्सेल के थ्रू एक्यूरेट डायग्राम लेकर आऊंगा, बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। ठीक है, तो उसमें वो घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। देख लो जरा एक और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ई को देख लो जरा। 4 टॉफियां खरीदेगा, 4 चॉकलेट खरीदेगा। तो चॉकलेट है एक्स एक्सिस पर 4 आ गया ये, और टॉफियां वाई एक्सिस पर वो भी 4। ठीक है, तो ये जहां पर टकराएंगे वहां पर हमारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमें। चलो भाई, उसके बाद जब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन को देखूंगा, तो 5 चॉकलेट है और 0 क्या है हमारे पास, जो है वो टॉफीज हैं। तो भाई वाई हो गया 0, ये रहा वाई 0, और 5 टॉफीज, तो जब ये आपस में टकराएंगी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। अब ये जो तुम एक लकीर देख रहे हो ना, ये लकीर सीधी बननी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर केस में सेम है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ये टेढ़ी मेढ़ी बनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं स्केल के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, ये लकीर सीधी बननी चाहिए, तो ये लकीर तुम्हारे पास क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस लकीर के ऊपर जो जितने भी कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो बबलू के पास अवेलेबल है कि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, यानी अपने पैसों को इस्तेमाल करके बबलू कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा के खरीद सकता है। तो ये मैंने बता दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कहते हैं, ये मैंने उसका डायग्राम भी बता दिया। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि डायग्राम असल में कैसे बनता। मैं थोड़ा एक्सेल की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, मैं रख रहा हूँ एक्स पे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये था मेरे ख्याल में 20, फिर 16, फिर 12, फिर इसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 0। तो अब आपका डायग्राम कैसे बनता, अगर आप एक्यूरेट स्केल के साथ बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो जरा, मैं इसको कॉपी करके वहीं लेके जाता हूँ जहां पर डेटा हमारे पास मौजूद है। ओके, इसको देख लो जरा। ठीक है, ये मेरे वाले डायग्राम को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था कि वो बना कैसे। ठीक है, इसको देख लो जरा, यहाँ से और क्लियरफाई हो जाएगा आपको। ठीक है, पॉइंट कॉम्बिनेशन ए, 0 चॉकलेट 20 टॉफीज, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। फिर कॉम्बिनेशन बी, एक चॉकलेट 16 टॉफीज, तो एक चॉकलेट और 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये दोनों आपस में जहां टकराएंगे वहां पर दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन देख लो जरा। तीसरा कॉम्बिनेशन वो कहता है कि दो चॉकलेट उठाओगे तो 12 टॉफीज, ये आ जाओ भाई तीसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर गए। ये सॉरी सॉरी, ये दूसरा, दो जो है वो चॉकलेट तो 12 टॉफीज 10 से थोड़ा सा ऊपर, फिर अगेन वही 8, 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो ये 8 आ जाएंगे, और ये 3, फिर ये 4 और 4, 5 से नीचे 4, और ये भी 4, और फिर आखिर में वाई एक्सिस पे 0 आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस पर ये
5 है तो दोनों आपस में टकरा के ये कुछ कॉम्बिनेशंस बने। जब अब तुम इनको आपस में बनाओगे ना तो ये सीधी एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब जब तुम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हर केस में सेम है, हर केस में 4:1 है, तो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी। आई होप कि अब डायग्राम भी आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। डायग्राम बनाना भी आप लोग सीख गए होंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और कोई सवाल भी मेरे ख्याल में अब नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर हमें ये भी तो प्रूफ करवा देना कि ये फार्मूला कैसे काम करेगा, तो अगेन एक्स रखा मैंने, एक रखा है मैंने वाई, x2 कितना है 1, और x1 कितना है 0। यहां पर y है तो y2 हो गया 16, और y1 कितना है 20। भाई 20, सॉरी 16 में से, एक सेकेंड, y2 में से y1 माइनस कराओगे तो 16 माइनस 20 डिवाइड बाय x1 कितना, x2 कितना, सॉरी 1, और x1 कितना 0। 16 में से 20 गए 4 डिवाइड बाय 1, यानी 4 टॉफियां गवाओगे एक चॉकलेट हासिल करने के लिए। ये इसकी क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो मैंने फार्मूला से भी प्रूव कर दिया, बाकियों में भी आप ऐसे कर सकते हो, x1 x2 वगैरह रख के आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया खत्म, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 भी हो गया खत्म। अब कुछ चीजें हैं जो कि अभी मुझे डिस्कस करनी है, तो एक सेकंड मैं जरा पीडीएफ ओपन करूं। जी जनाब, ये पीडीएफ आ गया। ये आपका वही पीडीएफ है जो आपको मैम ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो कि मैं इस वक्त पहले आ ही नहीं रहा था इसके ऊपर, क्योंकि मैं ये चाहता था कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने मेरी वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स में ही देखकर समझ जानी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको वहीं पर पता लग जानी चाहिए, ठीक है। अब जरा ऐसे देख लो, कैपिटल मैंने वीडियो नंबर 2 में बना दिए। अब मेरे जाएं चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे, उसकी वीडियो नंबर 2 देखोगे तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा कैपिटल क्या है, मैंने समझाया हुआ है। ये भी मैंने समझाया हुआ है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं ये मैंने समझाया हुआ है, इकोनॉमी किसे कहते हैं मैंने समझाया, वीडियो नंबर 3 रेफर कर दीजिएगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में समझाऊंगा अभी, ठीक है, आ रहा हूँ इसके ऊपर। फैक्टर मार्केट भी समझाऊंगा, इसके ऊपर भी आ रहा हूँ अभी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वीडियो नंबर 2 में समझा दिया है, लैंड मैंने वीडियो नंबर 2 में समझा दिया है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 3 में समझा दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 3 में समझा दिया। मार्जिनल कॉस्ट क्या है मैंने नहीं समझाया, मार्केट क्या है मैंने नहीं समझाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आज वीडियो नंबर 5 में समझा दिया, स्कैरसिटी क्या है वीडियो नंबर 3 में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब ऊपर आते हैं, जो चीजें हमने अभी तक नहीं समझी उसको समझने की जो है वो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको फैक्टर मार्केट किसे कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वीडियो नंबर 2 के अंदर, वो मार्केट जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले और बेचे जाएं, खरीदे जाएं और बेचे जाएं, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। आयोग के कोई इसमें सवाल होगा ही नहीं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर नहीं पता तो वीडियो नंबर 2 में जाओ, वो पहले देखो, उसके बाद फिर फैक्टर मार्केट में आ जाना कि भाई वो मार्केट जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदे जाएं और बेचे जाएं वो कहलाएगी फैक्टर मार्केट, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आता हूँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर, पहले थोड़ा नीचे आसान आसान चीजें क्लियर कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा, एक लफ्ज होता है मार्जिन, एक लफ्ज कहलाता है मार्जिन। मार्जिन जो लफ्ज है उसकी मायना है प्रॉफिट, यानी फायदा। यहां पर मार्जिनल का वर्ड प्रॉफिट नहीं है भाई, ठीक है, तो ये बात दिमाग से निकाल देना, मार्जिनल का मतलब है प्रॉफिट। यहां पर मार्जिनल का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर होता है इजाफी, यानी एक इजाफी कोई चीज में खरीदूं या कोई एक इजाफी चीज बेचूं तो वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं एक चॉकलेट खरीदूंगा तो मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं 2 चॉकलेट खरीदूंगा तो मैंने मार्जिनल यानी इजाफी एक चॉकलेट इजाफी बढ़ाया, तो उस एक चॉकलेट इजाफी के लिए मैं 20 रुपए इजाफी दूंगा, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या बनी 20 रुपए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं एक और यूनिट खरीदता हूं तो वो दुकानदार मुझसे रियायत करेगा और मुझे एक चॉकलेट 10 रुपए में देगा, तो जब मैं तीसरे यूनिट की तरफ आऊंगा यानी मैंने एक यूनिट बढ़ाया, तो अब उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी 10 रुपए। सिंपल कहने का मकसद ये कि एक इजाफी यूनिट की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट, यानी मैं जितना भी मेरे पास टोटल है ये मार्जिनल कॉस्ट एक मतलब फिर आएगा आपके पास जब मैं पढ़ाऊंगा मार्केट। मार्केट एक पूरा का पूरा आगे चल के आएगा, परफेक्ट कंपटीशन आएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन आएगा, फर्म्स आएंगी, मोनोपोलीज आएंगी, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, सिर्फ इतना समझ लो कि अगर कोई एक इजाफी यूनिट खरीद रहा हूं तो उसकी कॉस्ट मुझे कितनी बेयर करनी पड़ेगी, वो मेरे पास क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। आई होप कि ये भी आपको डिस्कशन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। मार्केट क्या है, अगेन आगे तो समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो, आसान सी डेफिनेशन है, कहता है कि अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स और सर्विसेज बेची जाए और खरीदी जाए उसे हम मार्केट कहते हैं। आप भी तो कहते हो ना भाई, हैदराबाद मार्केट है, सदर मार्केट है, रेशम गली में भी मार्केट है, तो मार्केट क्या है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज चीजें आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, उसे हम मार्केट कहते हैं,
ठीक है, तो आई होप इसमें कोई भी सवाल नहीं होगा। ऊपर आता हूं मैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब जरा देख लो, इसको पढ़ लो। कहता है कि अ स्टेट ऑन विच स्टेट, एक ऐसी हालत ऑन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अ गिवन आउटपुट इज लो एज पॉसिबल। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज को एफिशिएंट तरीके से बनाना। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कह सकूं कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो मैं चीज बना रहा हूँ, जो मैं चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी जो कीमत मुझे लग रही है, जो उसकी जो कॉस्ट लग रही है, वो कम से कम लगे। तो मतलब मैं समझूंगा कि हाँ मेरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, यानी मैं अपने कम खर्चे में बहुत सारी चीजें बना रहा हूँ, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये मेरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है जनाब। तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अगर ये नहीं आया समझ में तो एक मतलब फिर वीडियो को देख लो, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा जवाब। आपको एक मतलब आपके बुक का भी जो है वो दीदार करवा देते हैं। ठीक है, आज हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया, रेशनल चॉइस मैंने कल वाली वीडियो में अपलोड कर दी थी। ठीक है। अच्छा, मार्जिन क्या होता है, सॉरी, मार्जिन क्या होता है ये भी मैंने आज समझा दिया। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं ये भी मैंने आज समझा दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एन एक्टिविटी इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, यानी आप जब कोई भी चीज को बढ़ाते हो, कोई भी चीज इजाफी लेकर आते हो, तो उस इजाफी कॉस्ट चीज के ऊपर क्या कॉस्ट तुम जो है वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। यहाँ तक आपका चैप्टर भाई पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट। हाँ, एक टॉपिक ये भी रहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, तो वो क्या है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट में आती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में आती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आती है। तो अगर इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इसकी जो है वो कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं आई कि सर ये वीडियो बनाए, तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। ठीक है। अलबत्ता जितने भी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है मैंने वो अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपको भी ये बातें समझ में आ गई होंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगेन कहूंगा कि मतलब जबरदस्त तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 2 बेस करेगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको तभी समझ में आएगा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने अच्छे तरीके से समझी होगी। तो आप आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद।